सो बच्चे सीक्वेंस में नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, आफ्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दैट इज नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। सो बच्चे सबसे पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझते हैं कि कंट्रोल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या है। तो बच्चे कंट्रोल मतलब किसी चीज को स्टार्ट, स्टॉप, फास्ट और स्लो करना, है ना। तो मतलब कोई ऐसा काम जो कि स्टार्ट करना है, उस स्टार्टिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कहा जा सकता है। कोई और चीज है या खुद इंटरनल सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो ऑर्गन का, टिश्यू का, उसे रेगुलेट कर रहा है तो वो कंट्रोल है। ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, फास्ट, स्लो, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेटेड और सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं, यानी कि एक काम को पूरा करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर हाफ काम कर रहा है तो सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर उसकी हेल्प करेंगे उसे काम को कंप्लीट करने। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चाहिए, वो कोई सेकेंड या थर्ड या फोर्थ स्ट्रक्चर अवेलेबल करवाएगा। तो बॉडी जो है इस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करती है। ठीक है। तो बच्चे अब नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो इसी एस्पेक्ट से डील कर रहा है। ये बता रहा है ये चैप्टर कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इनिशिएट करने में हेल्प करता है और डेवलप करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूरॉन से स्टार्ट होंगी। ठीक है, न्यूरॉन से स्टार्ट होने के बाद अल्टीमेटली हम उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि मैसेज कैसे पहुंचाया जाता है। क्योंकि अगर किसी ऑर्गन को चीज चाहिए है, किसी को चीज आगे पहुंचानी है, तो उसके लिए मैसेज भी देना जरूरी होता है। तो नर्वस सिस्टम एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो ये मैसेजेस पहुंचाता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दौरान मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं ताकि दो ऑर्गन्स, तीन ऑर्गन्स या मल्टीपल ऑर्गन्स साथ में मिलकर फंक्शन करें। दूर दूर है ऑर्गन्स, कम्युनिकेट करने का कोई और रास्ता नहीं है, इंटरमीडिएट सिर्फ ये है। ठीक है, तो किस तरीके से इंपल्स या मैसेज पहुंचाया जाता है, कैसे कन्वे किया जाता है, किस तरीके से मैसेज कन्वेयंस को फास्ट किया जाता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो इस दौरान इन्वॉल्व होते हैं, डेवलप हुए हैं बॉडी में, कौन इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वो सब चीजें इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन नर्वस एस्पेक्ट में तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दौरान मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का, है ना। हमने टिश्यू के दौरान ही, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के दौरान ही बात की कि न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का और बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के दौरान तीन पार्ट्स किए। तो स्ट्रक्चर इंक्लूड्स थ्री पार्ट्स। ठीक है, तीन पार्ट्स है स्ट्रक्चर में। सबसे पहला तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट एंड तीसरा एक्सोन। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांच अरेंजमेंट है। ये टर्मिनल आर्बोरेशन, टर्मिनल ब्रांचेस आपको दिख रही है, और ये है हमारे पास यहाँ से कुछ और ब्रांचेस अराइज होंगी जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो इस तरीके से शॉर्टर ब्रांचेस, तरीके से ब्रांचेस है नर्वस अरेंजमेंट में। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रक्चर है विद दिस लॉन्ग ब्रांच रिमेन्स कवर्ड by a sheet called as myelin sheath. ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पे वो है डेंड्राइट।
हमने कहा ना 3 पार्ट्स है स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहला डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द शॉर्टर ब्रांचेस, वो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, एंड इट्स फंक्शन इज टू कैरी मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो ये दूसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, ये सेल बॉडी है। एंड द थर्ड रीजन हियर, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम टिल टर्मिनल पॉइंट, यहां तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन, द लॉन्ग ब्रांच, जो कि सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है इम्पल्स को। तो इम्पल्स यानी कि मैसेज जो है वो उसका डायरेक्शन हमेशा ये रहता है, डेंड्राइट टू एक्सॉन। तो ये 3 रीजन्स। तो डेंड्राइट्स आर दिस शॉर्ट ब्रांचेस, these branches carries message in the form of impulse। impulse यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो कि सेल्फ प्रोपोगेटिंग होता है, खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है, उसे इम्पल्स कहते हैं। तो बच्चे इट कैरीज इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो बच्चे सेल बॉडी का दूसरा नाम है साइटोन और तीसरा नाम है सोमा। तो साइटोन, सोमा और सेल बॉडी की तरफ ये इम्पल्स को लेके जाता है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन की तरफ ये डेंड्राइट्स ही होंगे, हमेशा याद रखेंगे, डेंड्राइट्स ही सेंसरी ऑर्गन की तरफ होंगे हमेशा। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन सेंस करता है, इसका मैसेज ब्रेन के पास जाना है, तो बच्चे ये इम्पल्स को पिक कर पाता है, इसमें टेंडेंसी होती है इम्पल्स को पिक करने की, एक्सॉन नहीं कर सकता। तो मैसेज की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। तो डेंड्राइट का जो पोलैरिटी है, जो मेन फंक्शन है, जो उसकी पहचान है, वो ये है कि ये मैसेज को ही सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे, इम्पल्स प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि इम्पल्स ऐसे प्रोपगेट करती है, इस डायरेक्शन। क्लियर? सो बच्चे दूसरा पार्ट है सेल बॉडी, जहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा बाकी ऑर्गेनेलिज भी यहाँ पे होंगी, पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, विच इज अ मास ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and ribosomes. So these are Nissls granules. Nissls granules. तो Nissls granules क्या है? Nissls granules are masses of rough endoplasmic reticulum plus ribosomes. आपने खुद पढ़ा है, सेल जब पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस है। तो बच्चे ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो न्यूरॉन्स में इसका काम है स्पेशल तरह के प्रोटीन बनाना। कहाँ पे है ये? सेल बॉडी में। डेंड्राइट्स में भी होते हैं बेटा, कम अमाउंट में, लेकिन सेल बॉडी में सबसे ज्यादा रहेंगे। तो बच्चे ये स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाते हैं जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इट फॉर्म्स प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अब इसका फंक्शन जानोगे बेटा आप, ठीक है? इसका फंक्शन एक्चुअली आपको जानना है। मैं इसको एक्सॉन इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। तो बच्चे फंक्शन हम आगे डील करेंगे इसका। अब नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, यानी कि ये वाली ब्रांच, ये लॉन्ग ब्रांच को एक्सॉन कहा जाता है। ये लॉन्ग ब्रांच ये मैसेज को आगे लेके जाएगी सेल बॉडी से दूर। तो बच्चे इट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, दूर लेकर जाएगी। ठीक है, इट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन, यानी कि सोमा, यानी कि सेल बॉडी। लेकिन बच्चे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सॉन है, इट एंड्स इनटू सम स्वोलन रीजन्स कॉल्ड एज साइनैप्टिक नॉब, जिसे साइनैप्टिक नॉब कहा जाता है। स्पेशल रेलेवेंस है इसका, साइनैप्टिक नॉब कहा जाता है। और बच्चे हमारे पास ये साइनैप्टिक नॉब बनते हैं ब्रांचेस के एंड में, जिसे टर्मिनल आर्बोरेशंस कहा जाता है। ब्रांचेस जो आपको दिख रही हैं, दीज आर टर्मिनल आर्बोरेशंस। ठीक है, लेकिन बच्चे जो इम्पल्स है वो एक्सॉन बहुत ही लंबी ब्रांच है। इम्पल्स जो है
वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोपोगेट हो रही है। तो बच्चे यहाँ से इंपल्स के लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस लीकेज से बचने के लिए बच्चे यहाँ पे एक्सॉन की एक कवरिंग है जो लिपिड बेस्ड होती है। वो लिपिड बेस्ड कवरिंग जो है वो चार्ज को रेजिस्टेंस ऑफर करती है, लीकेज से बचाती है। एंड दैट फैट और लिपिड बेस्ड कवरिंग इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। ठीक है, तो माइलिन शीट एक लिपिड शीट है, लिपिड बेस्ड है। हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था सिंगोलिपिड्स, ये उसी से बनी है बेटा। ठीक है, उसकी डिपोजिशन से बनी है। लेकिन ये माइलिन शीट बेटा कंटिन्यूस नहीं होती, उसमें गैप्स होते हैं। आपको गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पे? तो बच्चे ये गैप्स जो है इन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर जो है दीज आर गैप्स जो कि माइलिन शीट में रहेगी। तो बच्चे ये गैप्स जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइलिन शीट तो हमने बना ली। माइलिन शीट जो है अगर वो रह रही है तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, सही है, लीकेज से बचा रही है। लेकिन कंटिन्यूस रहेगी तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जिसकी वजह से चार्ज का माइग्रेशन, इंपल्स का माइग्रेशन जो है वो फेल हो सकता है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि इंपल्स भी बढ़े लेकिन उसकी लीकेज भी। तो दोनों पर्पस के लिए माइलिन शीट लगाई गई, लेकिन गैप्स के। ठीक है, तो गैप्स कहाँ पे काम आ रहे हैं, क्यों, कि क्या एस्पेक्ट है इसका, अगेन फर्दर टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो बच्चे अब ये माइलिन शीट जो है वो कुछ स्पेशल तरह के सेल्स बनाते हैं। माइलिन शीट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर श्वान सेल्स। श्वान सेल्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में शीट बनाते हैं। और बच्चे दूसरे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीट बनाते हैं। तो आप बोलो कि हम माइलिन शीट कह रहे थे कि ये लिपिड शीट है, डेफिनेटली लिपिड शीट है बेटा। इसमें क्या होता है, लिपिड ही होता है। लेकिन वो लिपिड डिपॉजिट कहाँ पे होता है, सेल की मेम्ब्रेन में, श्वान सेल की मेम्ब्रेन में, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। लाइक मैं अगले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के केस में बता रही हूँ। अगर ये एक्सॉन है, एक्सॉन की कवरिंग को एक्सोलीमा कहा जाता है। हमने क्या दिया, एक सेक्शन लिया, हमने एक्सॉन का क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के दौरान यह एक्सोलीमा यानी कि एक्सॉन की कवरिंग। एक्सॉन की कवरिंग के ऊपर क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास श्वान सेल रैप अप करता जाएगा, अपनी प्लाज्मिक मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता हुआ रैप अप करता जाएगा। ये रैप अप करने के बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो बाहर की तरफ रहेगा इस तरीके से। ये आया न्यूक्लियस। ठीक है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस। और ये रैपिंग पता है किस वजह से हो पा रही है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसकी मेम्ब्रेन में और ज्यादा लिपिड डिपॉजिट होता जा रहा है और ये रैप अप करता है। ठीक है, और अल्टीमेटली इसके ऊपर टॉप पे रह जाएगी इसी श्वान सेल की मेम्ब्रेन जिसे न्यूरिलेमा कहा जाएगा। इस तरीके से इसकी कवरिंग होती है बेटा। ये आ गया न्यूरिलेमा। तो बच्चे एक्सॉन में ही आ गया आउटर में न्यूरिलेमा जो कि श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। बीच में आ गई लिपिड शीट डिपोजिशन, जो लिपिड डिपॉजिट हुआ है श्वान सेल्स में, जो कि माइलिन शीट बना रहे हैं। और अल्टीमेटली एक्सोलिमा, एक्सोलिमा यानी कि एक्सॉन की कवरिंग, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से कवरिंग रहती है। नोड्स ऑफ रेनवियर में न्यूरिलेमा नहीं है क्योंकि श्वान सेल्स नहीं है वहां पे। तो इस तरीके से पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेटा। तो इसी न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हुए और ध्यान में रखते हुए हम आगे का टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक इनफैक्ट। तो उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि हमने अभी क्या किया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसमें डेंड्राइट इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ला रहे थे और एक्सॉन सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा है इंपल्स को टुवर्ड्स सिनैप्टिक नोड। तो इसी तरीके से इंपल्स जो है वो आगे भी बढ़नी है। नेक्स्ट न्यूरॉन आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूरॉन ये, उसमें आगे बढ़ाना। इस तरीके से आगे आगे बढ़ते हुए ब्रेन तक मैसेज जाएगा, देन मसल तक जाएगा, तो काम हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी। तो अब इस दौरान इंपल्स बन कैसे रही है, प्रोपोगेट कैसे हो रही है, एक से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जा रही है। क्योंकि दो न्यूरॉन्स अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर रीजन देखोगे ना, ये जगह,
मैंने यहाँ पे न्यूरॉन्स का फिजिकल अटैचमेंट नहीं बताया है ना, ये गैप दिख रहा है आपको ये वाला। तो बच्चे ये गैप जो है ना एक्चुअली भी होता है, दो न्यूरॉन्स आपस में कभी भी जुड़े नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे कैसे माइग्रेशन होगी इम्पल्स, यहाँ से कैसे जंप करेगी इम्पल्स, कनेक्टिविटी चाहिए कुछ ना कुछ। न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है जो निस्सस ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, साइनेप्टिक नर्व का काम क्या है, इन गैप्स में से इसका रेलेवेंस क्या है। तो ये सब चीजें अब नेक्स्ट टॉपिक में डील होने वाली है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हैं और पढ़ते हैं आगे, ठीक है, यानी कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के साथ। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करेंगे उसी न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट कैसे हो रही है और प्रोपोगेट कैसे हो रही है, बढ़ कैसे रही है आगे, ठीक है। सो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये है टॉपिक का नाम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कुछ चीजों को लेकर पहले क्लियर हो जाते हैं कि क्या है, कुछ टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इम्पल्स, वैसे तो हमने अभी बात किया कि इम्पल्स होता क्या है, तो एक बार फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो इम्पल्स इज जस्ट अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो बच्चे ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग यानी कि खुद ब खुद आगे बढ़ने वाला इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेल कुछ नहीं करता है या बॉडी कुछ नहीं करती है। प्रोपोगेशन के लिए काम सबको करना पड़ता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बार बार जनरेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार जनरेट हो गई खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी, कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज कर। तो सेल्फ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, मतलब बूस्टर नहीं चाहिए, बूस्टर नहीं चाहिए, इनिशिएशन अपने आप हो जाएगा, खुद ब खुद एक्टिवेशन होती जाएगी रीजन बाय रीजन। दूसरा, ये इंपल्स स्टार्ट करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो बच्चे वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, फिजिकल है, केमिकल है, ठीक है, थर्मल है, कोई भी फैक्टर हो सकता है। और वो फैक्टर जो इंपल्स के लिए इंपल्स को स्टार्ट करता है, जनरेट करवाता है, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस कैन बी एनी फिजिकल, केमिकल and biological factor, biological, thermal, any factor which affects body. जो बॉडी को इफेक्ट करता है, कोई भी ऐसा फैक्टर, फिजिकल फैक्टर लाइक प्रेशर, ठीक है, केमिकल, कोई भी केमिकल हो, कोई एसिड है, कोई बेस है जो बॉडी में सेल को हार्म कर रहा है या फेवर कर रहा है, वो स्टिमुलस हो सकता है। बायोलॉजिकल, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया जो बॉडी में चेंजेस ला रहा है, तो बच्चे वो सारे स्टिमुलस है। क्यों? क्योंकि वो इस इंपल्स को जनरेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और बच्चे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि एक्टिविटी इन इफेक्ट टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के आते ही जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी करती है बॉडी, उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करनी थी। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को आपस में जोड़ने वाली एक ही चीज इंपल्स, ठीक है। अब इंपल्स को जनरेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा न्यूरॉन के अंदर यानी कि एक्सोलेमा में, एक्सोप्लाज्म में, या फिर एक्सॉन के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये क्या क्या अरेंजमेंट, क्या कंडीशंस है। जब उसकी कंडीशंस के बारे में पता चलेगा फिर हम जान पाएंगे कि इंपल्स जनरेट कैसे हो रही है। तो बच्चे न्यूरॉन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास आ गया, एक्सॉन, साइनेप्टिक नर्व,
ये आ गया हमारे पास डेंड्राइट्स, साइटोन, डिस, है ना, ये सब स्ट्रक्चर है। तो अंदर का एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट क्या है ये जानना है। अभी मैंने कहा ना, हम एक्सॉन को ही फोकस कर रहे हैं, बाकी किसी और चीज को फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। इतने से पोर्शन को ले रहे हैं क्योंकि इम्पल्स जो है वो यहाँ से प्रोपोगेट होती है, सबसे लंबा रास्ता यहीं से ले रही है। तो मैं पहले क्या ले रही हूँ, इसी रीजन का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रही हूँ लंबाई में, यानी कि इसी को हमने लंबाई में कट कर दिया, इसको अंदर का अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला है एक्सोलिमा। एक्सोलिमा यानी कि एक्सॉन की कवरिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था एक्सॉन की कवरिंग है। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, और बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर का फ्लूइड, ठीक है। अब बच्चे एक चीज माइंड में रखेंगे, सेल जो है उसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, लेकिन हमारे सेल के बाहर और अंदर एक चीज कॉमन होती है कि दोनों तरफ फ्लूइड कंपोजिशन होती है, फ्लूइड कंटेंट होता है, कुछ लिक्विड होता है। दूसरा, उस लिक्विड में कुछ आयंस भी होते हैं जो बाहर भी होंगे और अंदर भी होंगे। अब बाहर कितने आयंस है और अंदर कितने आयंस है वो सब डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरा चीज, अंदर आयंस जो है पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, बाहर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, और दोनों केस में कंसंट्रेशन वेरिएट करती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का अलग अलग चार्ज आएगा। एक्सॉन के अगर अंदर देखोगे तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ, एक्सोप्लाज्म में। लेकिन अगर बाहर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन में। अगर ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, लेकिन अगर इसको कट करके देखेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे, एक्सोप्लाज्म को चेक करेंगे, तो वहां पे नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इनफैक्ट डीएनए की बात कर ले तो डीएनए भी तो है हमारे पास, जो कि फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल चार्ज जो एक्सोप्लाज्म का आता है वो नेगेटिव आता है। ऐसा नहीं है कि अंदर पॉजिटिव आयंस नहीं है, बट ज्यादा नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, और बाहर भी नेगेटिव आयंस होंगे बट बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा, जिसकी वजह से दो जगह का चार्ज जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया पहला अरेंजमेंट जिसमें हमने चार्ज अरेंजमेंट देखा। अब दूसरी चीज है आयंस को कंसीडर करना। वैसे तो सब चीजें होंगी, फ्लोराइड्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, बहुत सारे आयंस है बेटा, लेकिन हमें सिर्फ दो ही आयंस की यहाँ पे बात करनी है, कैल्शियम क्लोराइड सब छोड़ देना है। सब कुछ प्रेजेंट है लेकिन डिस्कस क्या करना है, सिर्फ दो ही आयंस यहाँ पे भी फिलहाल। बाहर कैसे है, अंदर कितना अरेंजमेंट है, वो दो आयंस है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम और बाकी आयंस बाहर भी है, सोडियम पोटेशियम और बाकी आयंस अंदर भी है, एक्सोप्लाज्म में भी। लेकिन अभी मैं उन्हीं को मेंशन करूंगी जो बाहर और अंदर जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली एक दूसरे के। तो अंदर जो है सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, और बाहर पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम ज्यादा होता है, तो मैं उससे मेंशन कर रही हूँ। मैं अगेन बात कर रही हूँ, बाहर सोडियम भी है लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में बाहर पोटेशियम भी है, पोटेशियम के कंपैरिजन में बाहर सोडियम ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन। अंदर सोडियम भी है लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम ज्यादा है। बाकी आयन की कंसंट्रेशन क्या है वो हमें जानना ही नहीं है, वो हमारे लिए अभी कंसीडरेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो बच्चे ये है बेटा एक्चुअल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास आयन का डिफरेंशियल अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से चार्ज अरेंजमेंट भी डिफरेंट आ रहा है। तो चार्ज अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से मेम्ब्रेन के दोनों साइड है ना चार्ज डिफरेंट, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो बच्चे दोनों तरफ चार्ज डिफरेंट हो जाने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
Potential difference due to differential charge arrangement. Differential charge arrangement at both sides of membrane. At both sides of membrane, जिसकी वजह से अब एक्चुअल जनरेशन होती है इम्पल्स की. ठीक है. सो बच्चे ये है हमारे पास पूरा अरेंजमेंट. ठीक है. तो ये चार्ज अरेंजमेंट है, बाहर पॉजिटिव है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन की तरफ, एक्सोप्लाज्म की तरफ नेगेटिव है. एक्सोप्लाज्म यानी कि एक्सॉन के अंदर, एक्सोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन. उसके बाद हमारे पास अंदर पोटेशियम ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, बाहर सोडियम ज्यादा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में पोटेशियम के कंपैरिजन में. और बच्चे ये सारी चीजें अब चेंज होंगी. कब चेंज होंगी? जब स्टिमुलस आएगा, जब बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा, ये चेंज होगा बेटा. इसके चेंज होने की वजह से क्या होगा? स्टिमुलस आने पे ये चेंज होगा, ये सारा अरेंजमेंट, और क्या होगा? इंपल्स जनरेट होगी. इंपल्स जनरेट होगी, मैसेज पहुंचेगा ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्स बन के आएगा जो बॉडी शो करेगी. ठीक है. तो ये सारी चीजें रिलेटेड है. तो अब हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 3 स्टेप्स करने वाले हैं जो कि जनरेशन और कंडक्शन से जुड़े हुए हैं. तो बच्चे, जनरेशन ऑफ और कंडक्शन ऑफ इंपल्स अकर्स इन 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में हमारे पास पूरी कंडक्शन होती है, पूरी जनरेशन होती है, और अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप के लिए भी न्यूरॉन तैयार हो जाता है. तो बच्चे, 3 स्टेप्स में पहला स्टेप लिख रही हूँ जो कि इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है. बाकी कुछ चैनल से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड है पोलराइजेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल यानी कि डीपोलराइजेशन. हम इन्हीं स्टेप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं बेटा. यही है पूरा एक्सप्लेनेशन जनरेशन का, एक्शन पोटेंशियल. और तीसरा स्टेप है रीपोलराइजेशन. पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड लास्ट में रीपोलराइजेशन. ये 3 स्टेप्स. इन 3 स्टेप्स में क्या रहता है अरेंजमेंट, कैसी रहेंगी चीजें, अब वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों स्टेप्स को. तो बच्चे, अब सबसे पहला स्टेप ले रही हूँ जनरेशन एंड कंडक्शन में. तो सबसे पहला स्टेप था हमारे पास पोलराइजेशन. पोलराइजेशन सबसे पहली स्टेट है बेटा, एक तरह से आप कह सकते हो न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेट, जो हम एक्चुअली भी डिस्कस भी करी है, जो हमने, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोडियम और पोटेशियम का अरेंजमेंट किया है. लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ चैनल्स आल्सो. नाउ व्हाट आर चैनल्स? बच्चे, सेल जब हमने डील किया था, हमने सेल के बारे में बात की थी. सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दौरान हमने पढ़ा था कि वहां पे लिपिड मेम्ब्रेन है जो आयंस को पास नहीं करने देती. उसको पास करने के लिए आयनिक चैनल्स और कैरियर्स चाहिए होते हैं. तो बच्चे, यहाँ पे जब चार आयनिक मूवमेंट होने वाली है, यहाँ पे जब इंपल्स जनरेट होने वाली है, तो उस दौरान हमें वो चैनल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन और एक्सोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सचेंज होने वाला है उन दोनों के बीच में, इसलिए 2 जगह के बारे में बात हो रही थी. तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से नहीं हो सकता, उसके लिए चैनल्स की जरूरत होती है. तो हमारे पास मेम्ब्रेन में 2 तरह के चैनल्स होते हैं, एक लीकी चैनल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास गेटेड चैनल्स. लीकी चैनल्स जो हमेशा खुले रहेंगे, जिन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, कंटिन्यूसली चार्ज पास होता रहता है, जहां पे ज्यादा होगा वहां से उस रीजन में आता जाएगा, जहां पे कम है कंटिन्यूसली होता रहता है. और दूसरे गेटेड चैनल्स होते हैं जिनमें गेट लगा होता है, वो तब तक नहीं खुलते जब तक स्टिमुलस नहीं आता.
जब तक उनको बोला नहीं जाता खुलने के लिए, ओपन होने के लिए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं, वही है जो गेम चेंजर होते हैं यहाँ पे, जो एक्चुअल काम करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ पंप्स हैं जो हमें डील करने हैं, पंप के बारे में बात करनी है, जो उन आयंस को साइमल्टेनियसली साथ साथ में पास कर देते, स्पेसिफिक चैनल स्पेसिफिक है। ऑल दो पंप्स भी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन वो पंपिंग एक्टिविटी शो करते हैं, एटीपी यूज करते हैं। चैनल्स गेटेड होते हैं, स्टिमुलस मिलेगा खुल जाएंगे और स्पेसिफिकली आयंस को पास करते हैं अपने आप, बिना एटीपी यूज किए। तो बच्चे एटलीस्ट वैसे तो हमारे पास अगर ये एक्सॉन है तो चारों तरफ चैनल होंगे। माइलिनेटेड है, अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है, अगर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ नॉन माइलिनेटेड, अगर माइलिन शीथ नहीं होती है तो पूरी जगह चैनल होंगे। अगर माइलिनेटेड है तो चैनल्स होंगे सिर्फ नोड ऑफ एंगियर। माइलिन शीथ वाले चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो लीकी चैनल्स कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज बच जाती है। ठीक है, तब उन चैनल्स में से जो हमें वैरायटी चाहिए, जिन चैनल्स के बारे में हमें बात करनी है, उसमें से मैं सिर्फ 2 चैनल्स और एक पंप के बारे में बात कर रही हूँ। सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर बनाओ, ज्यादा डिटेल में। तो बच्चे हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पे मैं रेस्टिंग स्टेट में बात कर रही हूँ। हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया न्यूरॉन में, एक्सॉन का हिसाब। हम पूरा न्यूरॉन नहीं लेंगे, पूरा एक्सॉन नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चे जब एक्टिवेशन होती है ना न्यूरॉन के केस में, अगर ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, तो बच्चे एक्सॉन में जब एक्टिवेशन होती है ना, वो पूरे एक्सॉन की एक बार में नहीं होती, सेगमेंट बाय सेगमेंट। ये एक सेगमेंट एक्टिवेट होगा, फिर ये दूसरे सेगमेंट को एक्टिवेट करेगा, फिर ये तीसरे सेगमेंट को एक्टिवेट करेगा। इसी तरीके से फर्स्ट सेगमेंट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड एक्टिवेट होगा। तो अभी हमने सिर्फ एक पहला सेगमेंट लिया, हम पहले सेगमेंट में ही कुछ चैनल्स दिखाएंगे और उसकी एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? सो बच्चे मैं चैनल्स बता रही हूँ एक एक। ये पहला चैनल हमने लिया, गेटेड चैनल ही दिखा रहे हैं, लीकी चैनल कोई भी नहीं दिखाएंगे। ये पहला चैनल मैं दिखा रही हूँ, सोडियम चैनल। हमने कहा था ना हमें 2 ही आयंस के बारे में बात करनी है, सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम चैनल दिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैनल है इसके केस में पोटेशियम चैनल। ठीक है, ये आ गया पोटेशियम चैनल, गेटेड है अगेन, अभी ये भी क्लोज है। ठीक है, दोनों क्लोज्ड है। और तीसरा है पंप, कुछ इस तरीके से पंप दिखाऊंगी। ये है वो पंप जो सोडियम और पोटेशियम को साथ में मूव करवाता है यूजिंग एटीपी, एनर्जी। बस फर्क ये है कि अभी हमने क्या किया, ये एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, पहले हमने सिंपल दिखाई थी, अब हमने चैनल्स के साथ दिखाई है, चैनल और पंप के साथ, वो भी एक एक चैनल पंप को दिखाया, वैसे तो चारों तरफ होगा। ठीक है, बस हमने एक एक दिखाया था। ठीक है, बाकी रेस्टिंग स्टेट में चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज इनर नेगेटिव होगा, हमने कहा ना नेगेटिव चार्ज होता है, बस वही सेम अरेंज होता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा ये, और अंदर हमारे पास पोटेशियम ज्यादा होगा सोडियम के कंपैरिजन में, और बाहर सोडियम ज्यादा होगा पोटेशियम के कंपैरिजन में। सर्कल में लिख रही हूं। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं रेस्टिंग स्टेट के बारे में फिर से। तो रेस्टिंग स्टेट वो है जिस दौरान हमारे पास न्यूरॉन को स्टिमुलस नहीं मिला होता, गेटेड चैनल्स ऑफ होते हैं, और अल्टीमेटली इनर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और अंदर पोटेशियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है बाहर के कंपैरिजन में, तो सोडियम के कंपैरिजन में, और बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है अंदर के कंपैरिजन में, एक्सोप्लाज्म के कंपैरिजन। ठीक है, सो पॉइंट्स मेंशन करती हूँ। सोडियम एंड पोटेशियम चैनल रिमेन्स क्लोज्ड, वो क्लोज रहेगा। ठीक है, वो वर्किंग में नहीं होंगे रेस्टिंग स्टेट में। उसके बाद सोडियम ज्यादा होगा आउटसाइड, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में। एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर वाला रीजन, 2 सेल के बीच वाला रीजन इंटर सेल्यूलर, सेल के अंदर वाला रीजन इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, इन टर्म से फेमिलियर रहेंगे।
इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर, इंटरसेल्युलर यानी कि सेल्स के बीच में, 2 सेल्स के बीच में, 3 सेल्स के बीच में, और एक्स्ट्रा सेल्युलर यानी कि सेल के बाहर। ठीक है, फर्क है इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, सेल के बाहर का रीजन एक्स्ट्रा सेल्युलर, 2 सेल्स के बीच, 3 सेल्स के बीच, 4 सेल्स के बीच की स्पेस वो इंटरसेल्युलर जो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम जो है वो ज्यादा होगा इनसाइड यानी कि एक्सोप्लाज्म की तरफ, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और इनर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, एंड आउटसाइड इन एक्स्ट्रा सेल्युलर रीजन वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट है। ये तब है जब रेस्टिंग स्टेट है आपकी बॉडी, जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि आप कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो, न्यूरॉन आपके हर वक्त फंक्शनल रहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट हो गई, ये सब अरेंजमेंट है, सारे चैनल्स बंद हैं, पोटेशियम सोडियम अकॉर्डिंगली अरेंज है। अब क्या हुआ, अचानक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस आते ही अब न्यूरॉन के फर्स्ट सेगमेंट को एक्टिवेट होना होगा। एक्टिवेशन के दौरान क्या होगा, एक्टिवेशन यानी कि डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज अ स्टेट when impulse gets generated due to opening of sodium channel। तो जब डीपोलराइजेशन होगी यानी कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। एक्शन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, और इस दौरान क्या होगा बेटा, हमारे पास कुछ चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये है सोडियम चैनल, ये ओपन हो गया। ठीक है, सिर्फ सोडियम चैनल ओपन होगा, पोटेशियम चैनल नहीं। पोटेशियम चैनल एज इट इज जैसे यहाँ पे बंद है वो वैसा ही रहेगा, पोटेशियम चैनल वो ओपन नहीं होगा, वो क्लोज है। एंड सिमिलरली सोडियम पोटेशियम पंप बंद है। ठीक है, ये बंद है। तो अब क्या होगा, पोटेशियम ऑलरेडी बंद था अंदर की तरफ, अब सोडियम को जगह मिल गई। सोडियम बाहर ज्यादा था तो वो वहां पे मूव करने लगा इस चैनल के थ्रू, चैनल ओपन हो गया स्टिमुलस की वजह से। तो चैनल के थ्रू सोडियम वहां पे मूव करने लगा जहां उसकी कंसंट्रेशन कम, यानी कि एक्सोप्लाज्म की तरफ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो बच्चे पोटेशियम ऑलरेडी था अंदर, और पॉजिटिव आयंस अंदर आना शुरू हो गए। देख रहे हो पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर नेगेटिव चार्ज था ना नॉर्मली, अब बाहर अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर से सोडियम आयन पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ आ गए तो बाहर नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो मतलब जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस था वो ऑल्टर हो गया, वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से इस स्टेट को डीपोलराइज स्टेट कहा जाता है। और ये डीपोलराइज्ड स्टेट जो है वो डिनोट करती है इंपल्स फॉर्मेशन। अब डीपोलराइजेशन कहाँ हुई है, फर्स्ट सेगमेंट में। फर्स्ट सेगमेंट एक्टिवेट हो गया सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से, सोडियम आयन जो है वो मूव किए। बच्चे अब क्या होगा, ये सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हुआ उसके माइग्रेशन की वजह से सेकंड सेगमेंट को पता चलता है। सेकंड सेगमेंट अपने आप समझ जाता है कि अब मुझे एक्टिवेट होना, मुझे अब अपनी जगह का सोडियम चैनल ओपन, अब वो भी सोडियम चैनल ओपन करेगा। फिर थर्ड वाला सेकंड को देख के सोडियम चैनल ओपन करेगा। इसी तरीके से हर एक स्टेप में बार बार सोडियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, फर्स्ट सेगमेंट डीपोलराइज होने के बाद उससे सेकंड सेगमेंट को बोला कि तुम अब अपना सोडियम चैनल ओपन करके डीपोलराइज हो जाओ। लेकिन जब सेकंड सेगमेंट एक्टिवेशन पे स्टार्ट हो जाता है ना, तो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो अपनी रेस्टिंग दोबारा से स्टार्ट कर देगा। ये फर्स्ट सेगमेंट सेकंड को एक्टिवेट कर चुका, उसका काम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट अब वापस से रेस्टिंग स्टेट में आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से इंपल्स प्रोपोगेट करती है, ये प्रोपोगेशन का तरीका है। ठीक है, सो क्या होगा हमारे पास, डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, बाकी कुछ ओपन नहीं होगा। ठीक है, पोटेशियम चैनल रिमेन्स क्लोज्ड, और उसके बाद हमारे पास सोडियम
जो है इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड यानी कि टुवर्ड्स एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और बच्चे अब इनर साइड क्या होगा, इनर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड आउटर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक्टिवेशन हो गई, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट सेगमेंट led to activation of second segment and furthermore इसी तरीके से सेगमेंट बाय सेगमेंट एक्टिवेशन होगी और प्रोपगेशन होती जाएगी। लेकिन अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट अगर सेकंड को एक्टिवेट कर रहा है तो उसे रेस्टिंग में भी तो आना है, क्योंकि एक स्टिमुलस तो मिल गया हमें। सेकंड स्टिमुलस के लिए पहले वाला स्टिमुलस तो खत्म होना चाहिए ना, पहले वाले सेगमेंट को रेस्टिंग में आना पड़ेगा। अगर रेस्टिंग में नहीं आएगा तो सेकंड स्टिमुलस नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने अगर चांटा लगाया जोर से खींच के तो पहला स्टिमुलस ही रहेगा, आप उसी को रिस्पॉन्स देते रहोगे तो वो बार बार फेल होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे उसका रेस्टिंग में आना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए रेस्टिंग में आने के प्रोसेस को रीपोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टेप है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जो है उसमें दोबारा से पोलराइज स्टेट लाई जाती है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सोडियम चैनल ओपन हुआ था, क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम चैनल अब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम चैनल क्लोज हो गया, जरूरत ही नहीं उसकी अब, है ना, एक्टिवेशन करनी थी होगी, ये क्लोज हो गया। उसके बाद हमारे पास पोटेशियम चैनल अब ओपन हो जाएगा। पोटेशियम चैनल ओपन होने से अंदर का ज्यादा पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देता है। अंदर पोटेशियम ज्यादा था, अब आप बोलो सोडियम कहाँ गया जो अंदर आया था, वो अंदर ही बंद रह गया बेटा, वो बाहर नहीं गया अभी तक, बट पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा जो हमें चाहिए था, और बाहर वापस से पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जैसी स्टेट हमें चाहिए थी, पहली वाली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यह है, चार्ज तो सही कर दिया लेकिन अंदर पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए था, पोटेशियम ने बाहर भेज दिया, बाहर सोडियम ज्यादा होना चाहिए था, वो अंदर आके बंद हो गया है बेटा, है ना। अब ये तो गड़बड़ हो गई, ये बात पता चलती है बेटा अब सोडियम पोटेशियम पंप को। अब वो आता है एक्टिविटी में, अब वो क्या करेगा, 3 सोडियम को अंदर से जो अंदर बंद हो गए हैं अंदर से बाहर मूव करवाएगा, और 2 पोटेशियम जो बाहर चले गए हैं उनको बाहर से पकड़ेगा और अंदर मूव करवाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, सेम टाइम पे 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर छोड़ेगा यूजिंग 180, जिसकी वजह से वापस स्टेट आ जाएगी, बाहर ज्यादा सोडियम अंदर ज्यादा पोटेशियम, अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो बच्चे पोटेशियम चैनल ओपन होगा एंड के पॉजिटिव मूव्स आउटसाइड, वो आउटसाइड मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन होगा, opens to move 3 sodium outside and 2 potassium inside, ठीक है। तो अब क्या होगा, वापस से आ गई, इनर नेगेटिव चार्ज हो गया एंड आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, तो वो ही सेम सीक्वेंस जो है बेटा वापस आ गया। ये आगे दोबारा से रेस्टिंग स्टेट, इसी तरीके से जब सेकंड सेगमेंट थर्ड को एक्टिवेट करेगा खुद वो रिपोलराइज होगा, फिर थर्ड फोर्थ को करेगा तो थर्ड फिर से रिपोलराइज होगा, इसी तरीके से जनरेशन होती रहती है और कंडक्शन होती रहती है।